तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि कुछ एक्सटेंसिव इंटरव्यूज आएंगे क्वालिफाइड डॉक्टर्स के जो स्पेशलाइज हैं अलग अलग अपने एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज में। तो आज उस सीरीज में पहले डॉक्टर अब्दुल दुरानी है मेरे साथ में। डॉक्टर दुरानी स्पेशलिस्ट हैं यूरोलॉजी में और मेंस हेल्थ में। और इन्होंने अपना दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल से अपना स्पेशलाइजेशन किया यूरोलॉजी में, और वहाँ पर काफ़ी साल काम किया काफ़ी एक्सपर्ट टीम्स के साथ में। इवन ही इज स्पेशलाइज इन माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज विच आर वेरी रेयर एंड काइंड ऑफ लेटेस्ट है आज के टाइम में। और अभी कुछ साल से डॉक्टर दुरानी दुबई में प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही साथ इंडिया भी जाते हैं, बट मोस्टली प्रैक्टिस अभी दुबई में है। और काफी डायनामिक और काफी इंटेलिजेंट पर्सन है, क्योंकि काफी मेरे साथ भी इंटरेक्शन रही है इनकी। उस पर बाद में आएंगे किस तरह से हम लोग टच में रहे और व्हाट इज आर आर लाइन ऑफ इंटरेक्शंस एंड हाउ वी हैव वर्क टुगेदर इन द पास्ट। तो डॉक्टर दुरानी से आज हम बात करने वाले हैं मेंस की हेल्थ के बारे में, कैसे उनको अच्छा रखा जाए, अपनी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है या यूरिनरी हेल्थ है उस पर कैसे ध्यान दिया जाए, या आज के ज़माने में इसमें क्या क्या चीज़ें ख्याल रखने वाली हैं। तो आई लाइक टू वेलकम डॉक्टर दुरानी। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द इंट्रोडक्शन मिस्टर मोइन, थैंक्स अ लॉट। आई एम वेरी वेल, मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, बस कुछ मौसम जो है वैसा चल रहा है आजकल पैंडेमिक की वजह से। तो वी ऑल प्रे कि सब चीजें ठीक हो जाएं जल्दी से जल्दी और चीज नॉर्मल रूटीन पे आ जाएं। बट यस, थैंक गॉड एवरीथिंग इज गुड, थिंग्स आर नॉट दैट बैड। दैट्स नाइस टू हियर, थैंक यू। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसा मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग मेंस की हेल्थ के बारे में बात करेंगे। और मेन की हेल्थ पे मोस्टली लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, वीमेंस की हेल्थ पे बहुत बात होती है। एंड आई डोंट हैव एनी एनीथिंग अगेंस्ट इट, बट यस आई फील कि मेन के हेल्थ के बारे में भी बहुत ज्यादा बात होनी चाहिए, स्पेशली जो केसेस उठ रहे हैं जैसे बढ़ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस चीज को कि पिछले 10 साल में या 12 साल में मेंस की हेल्थ पे कितने चेंजेस आने शुरू हुए हैं, किस तरह के केसेस ज्यादा बढ़ने लगे हैं? आप क्या देखते हैं इसके बारे में? अगर मोइन आप सही कह रहे हैं कि ज्यादा पहले एम्फेसिस जो था वो वुमेन्स हेल्थ पे था, मगर अब क्योंकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन बैंक आ गया है इन द फॉर्म ऑफ टीवी, इंटरनेट, न्यूज और बहुत सारा सोशल मीडिया, तो अब लोगों को ये पता चला है कि मेंस हेल्थ भी कोई चीज है। और इन 10 सालों में बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो गया इंफॉर्मेशन। अब मेंस हेल्थ के लिए अगर हम डॉक्टर की तरफ से बोलें, अब लोगों को अवेयरनेस आ गई है कि हमारे पास क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं डॉक्टर के पास जाके। फॉर एग्जांपल, टेस्टिकुलर कैंसर के कैसे इलाज होते हैं, या टेस्टिकुलर कैंसर कैसे चेकअप करना चाहिए, या प्रोस्टेट के बारे में, प्रोस्टेट की तकलीफ है, या फॉर एग्जांपल कोई और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स हैं, और ओवरऑल मेन हेल्थ। जैसे उनको पता चल गया है लोगों को कि मेंस हेल्थ में एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल अपनी हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए। और आजकल जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग सेडेंटरी भी होते हैं, और अगर इंसानों को पता चले कि एक्सरसाइज कितना बेनिफिट देती है और डायबिटीज और हाइपरटेंशन या बाकी प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हैं, तो अब बहुत सारे इंप्रूवमेंट आ गया है और लोग अवेयर हो गए हैं इन चीजों से। लास्ट 10 years में लोग इतने अवेयर नहीं थे, so that's very important। तो डॉक्टर साहब, पिछले कुछ सालों में किस तरह केसेस ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं? मुझे मालूम है जैसे प्रोस्टेट की हेल्थ के बारे में ज्यादा ये केस इंक्रीज हो रहे हैं या डायग्नोज ज्यादा हो रहे हैं आजकल? आप कैसे देखते हैं इसको? मुझे लगता है कि ज्यादा जो इंसिडेंट्स हम कहते हैं कि जैसे जो नई डिजीजेस होती हैं जो एक पॉपुलेशन सेक्टर में या पॉपुलेशन ग्रुप में एवरी ईयर होती हैं, वो इंसिडेंट्स यूजुअली चेंज नहीं होती है, वो हमेशा सेम ही रहती है, अनलेस आपके पास बहुत सारी स्टडीज होंगी कि इन 30 सालों में या 40 सालों में बहुत सारे नए केसेस आ रहे हैं जो रेयर डिजीज थी। तो वैसी चीजें अभी नहीं हो रही हैं, मगर ऐसी चीजें हो रही हैं कि लोग अवेयर हो रहे हैं ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पेशेंट आते हैं कि कहते हैं, डॉक्टर साहब आई एम जस्ट 20 years old, आई एम 30 years old, आई वांट टू चेक फॉर टेस्टिकुलर कैंसर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, टेस्टिकुलर कैंसर बहुत रेयर डिजीज है इवन इन यंग पीपल, बट नाउ अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखें कितने लोग हैं उस एज ग्रुप में और कितनी इंसिडेंट्स अगर हम
उसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे, वो बहुत ज्यादा नंबर हो जाता है। और अगर सब लोग अवेयर होंगे एटलीस्ट, वो जल्दी डायग्नोज होते हैं। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। So awareness is important, that if you have a problem, if you even don't have a problem, you should go to a doctor and screen yourself. For let's say young people, अगर छोटी उम्र में है, टेस्टिकुलर कैंसर इंपॉर्टेंट है। जब 30 से 35 साल की उम्र में हो जाते हैं, फिर प्रोस्टेट की तकलीफें स्टार्ट हो जाती हैं। फिर ऐसे ऐसे और बढ़ते हैं, उसमें फिर टेस्टिकुलर हाइपोगोनाड ये हो जाता है, हाइपोफंक्शन हो जाता है, तो उसको मेल एंड्रोपास कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये तो सिर्फ मैं यूरोलॉजी की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल भी मेंस हेल्थ में इंपॉर्टेंट है कि जैसे किसी को ब्लड प्रेशर चेक करना है, किसी को शुगर चेक करना है, थायराइड प्रॉब्लम है, विटामिन डी डेफिशिएंसीज है, तो ये ओवरऑल चीजें होती रहती हैं और अवेयरनेस सब ज्यादा हो गई है। तो इसलिए इंसिडेंस बढ़ नहीं रहा है, इट इज जस्ट मोर पीपल आर गेटिंग अवेयर। जिनको नहीं पता था, जैसे गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं थी, अब अवेयर है सोशल मीडिया के जरिए, और उनको अच्छा भी है कि वो आ रहे हैं हम डॉक्टर्स। अवेयरनेस ऑफ कोर्स इज अ गुड थिंग, और अवेयरनेस लीड्स टू प्रिवेंशन आल्सो। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और, जैसा आपने बोला था कि लोग अवेयर हो रहे हैं, एक्सरसाइज करने लगे हैं आजकल, या अपनी सेहत का एक यंग एज से ख्याल रखने लगे हैं। एक क्वेश्चन जो एज आई एम रिलेटेड टू फिटनेस एंड आई विल आस्क अबाउट फिटनेस साइड, जो फिटनेस इंडस्ट्री में है और बहुत कंसर्न भी रहता है, स्पेशली यंगस्टर्स के अंदर, स्पेशली पेरेंट्स का भी, स्पेशली एशियन कल्चर के अंदर। क्या होता है कि जब बच्चे जिम में जाना शुरू करते हैं, या कुछ एडल्ट्स होने के बाद में भी जिम में जाना शुरू करते हैं, तो वहां पर या तो कुछ ऐसा सर्कल बनता है, या उनके जो गाइड करने वाले होते हैं, या देख के आजकल बहुत ज्यादा इलीगल चीजें, जिनको परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स बोलते हैं या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बोलते हैं, वो काफी यूसेज बढ़ने लग गया है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा उसके कैसे साइड इफेक्ट होते हैं, या कुछ इस तरह के केसेस आपके पास आते हैं, या वो मैन की फर्टिलिटी पे लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में कैसे इफेक्ट डालता है? देखिए, सही सवाल पूछा आपने कि अगर हम जिम जाते हैं, जब हम भी छोटे थे हम भी जिम जाते थे, फिर कुछ उस टाइम भी आपको ही पता होगा कि आप भी फिटनेस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हैं, कि जो कोच होता है, जो अच्छे कोच नहीं होते हैं, वो फिर बोलते हैं कि हमारे पास कुछ दवाइयां हैं या कुछ टेबलेट्स हैं या कुछ इंजेक्शन हैं जिससे आप लेके बॉडी अच्छी बना सकते हैं और बहुत जल्दी अच्छी बना सकते हैं। तब तो हमको समझ नहीं आता था, मगर जब हमने मेडिसिन किया और जब समझ आया, दीज आर एक्चुअली स्टेरॉइड्स बेसिकली। सो व्हाट दे आर डूइंग, जो एक्चुअली वो कर रहे हैं, वो स्टेरॉइड इंजेक्ट कर रहे हैं, स्टेरॉइड इन द फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन फॉर एग्जांपल। उससे क्या होता है, स्टेरॉइड तो हमारी बॉडी में भी बनता है, जब हम छोटे होते हैं 20 से 30 साल या 40 साल की उम्र में स्टेरॉइड बनता है, टेस्टोस्टेरोन बनता है। मगर अगर आपको किसी को मसल बनाना होगा तो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है, वो नेचुरली बन जाता है। मगर आप कुछ चीटिंग आप बोलोगे इसको, या कुछ परफॉर्मेंस एनहांसमेंट करने के लिए ये हम इंजेक्ट, कोई लोग इंजेक्ट कर लेते हैं। उसके बहुत सारे शॉर्टकट हर किसी को चाहिए। शॉर्टकट हर एक किसी को चाहिए। मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं कि 3 महीने में बॉडी बनवा दो। हाँ, तो वो ऐसा कोई शॉर्टकट है नहीं, मेडिसिन में भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है। आपको पढ़ना पड़ता है, पहले MBBS करना पड़ता है, फिर MD करना पड़ता है, फिर आप DM MCH करते हैं। वैसे ही बॉडी बिल्डिंग भी, जैसे आप सही कह रहे हैं कि उसमें भी टाइम लगता है, इट्स नॉट ए क्विक शॉट 3 महीने में आप कर लेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट हो जाता है किसी की बॉडी में, वो नेचुरल हार्मोन जो ब्रेन से सिक्रीट होते हैं, फॉर एग्जांपल FSH LH हम कहते हैं उनको, हार्मोन्स को, वो उसको इनहिबिट करने लगते हैं। और जब वो इनहिबिट करते हैं, जो आपके टेस्टिस है, जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाता है, उसकी फंक्शन डिक्रीज हो जाता है और आपकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। हमारे पास फिर लोग आते हैं जब इंजेक्शन लगा चुके होते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमको शादी हो गई है, हमको बच्चा नहीं हो रहा है, या हमारा टेस्टिस थोड़ा सा छोटा लग रहा है। तो हम फिर पूछते हैं हिस्ट्री में क्या हुआ आपको, फिर कहते हैं हमने इंजेक्शन लगाए थे, फिर हम घर चले गए, फिर दूसरे गांव चले गए, शिफ्ट हो गए, फिर हमने कुछ किया नहीं, फिर हम वापस नहीं गए। तो दीज आर वेरी हैव डेंजरस साइड इफेक्ट्स। अगर हम 16 साल की उम्र में बात करें, किसी ने टेस्टोस्टेरोन लगवा लिया, उससे क्या होता है कि जो हड्डी होती है, जिसकी ग्रोथ प्लेट होती है, वो बंद हो जाती है, तो वो हाइट में छोटे हो जाते हैं। अगर आप एल्डरली को टेस्टोस्टेरोन लगा लेते हैं, जैसे 20-30s में जो, या 35 के ऊपर हैं, उनका फिर फर्टिलिटी में असर आता है। तो दीज आर वेरी डेंजरस ड्रग्स। वेरी रेयरली समवन हैज नो टेस्टिस और टेस्टिकुलर टॉर्जन हो गया, टेस्टिस में एक्सीडेंट में चले गए या नहीं है, उसमें डॉक्टर की सुपरविजन में हम टेस्टोस्टेरोन लगाना चाहिए। ऐसे बिल्कुल खतरा होता है विदाउट एनी सुपरविजन टू गिव टेस्टोस्टेरोन। वो अलग ही इंडिकेशन है, किसी के ग्रोथ इश्यूज हैं, किसी का और इश्यू जी, अनीमिया है, या किसी को बहुत ज्यादा एग्जैक्टली, जिसकी वजह से दोबारा से उसको लेकर आना है।
but they are under supervision and they are done as per the studies which are done. Yes, that is correct. There are studies, आपको कितना डोज देना है, कहाँ देना है, कब देना है, फिर अगर वो खत्म हो गया, टेस्टोस्टेरोन खत्म हो गया, फिर फर्टिलिटी के लिए भी हम कुछ और चीजें होती है, मगर these are under supervision by doctors, not by someone else. जी बिल्कुल बिल्कुल, ये टॉपिक अगर मेडिसिन है तो मेडिसिन का एक्सपर्ट डील करें उससे, अगर फिटनेस रिलेटेड है, मसल रिलेटेड है तो मैं डील करूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। जी जी। लेकिन अभी तो क्या हो गया कि यू नो गली मोहल्लों में मिलने लग गई ये सब चीजें, तो बहुत रिस्क है। और मुझे एज अ फिटनेस एक्सपर्ट बहुत डर लगता है इस चीज से कि ये जितनी स्पीड से फैल रहा है। और मोस्टली क्या होता है, जो हम लोग एक्सपर्ट हैं, चाहे तो उसको ये कह लें कि शायद हमारी शॉर्टेज है शायद, या फिर ये कह सकते हैं कि लोग हमारे पास तब आते हैं जब नुकसान करा चुके होते हैं, अनफॉर्चुनेटली। जी, टेस्टोस्टेरोन का एक और मैं बताना चाहूंगा, उससे लिवर कैंसर भी बहुत कॉमन हो जाता है, उसमें लिवर पे बहुत असर पड़ता है। तो ये बहुत एंड स्टेज में कुछ लोग आ जाते हैं, तो इट इज हैज टू बी मॉनिटर्ड। वो तो है ही डॉक्टर साहब, अगर किसी ने ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं भी लिया है तो एक जो बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है, जिसको आई थिंक यू विल एग्री टू इट, कि स्पर्म काउंट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है यंगस्टर्स के। अफवाहें भी बहुत ज्यादा है कि एक बार लगवा लिया या जिम जाने वाले बंदों के बच्चे नहीं होते, वो अफवाहें हैं। लेकिन किसी ने अगर गलत चीजें यूज की हैं तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि पहली बात तो कोई भी आपका कोच दे तो पहले उसको पूछो क्या दे रहा है, बिना लेबल दे, बिना कुछ ना। और अगर कुछ दे रहा है, आपको इंजेक्शन गोली दे रहा है, तो अपना जो कोई कंसल्टेंट है, डॉक्टर है, जो फैमिली मेडिसिन का डॉक्टर, उससे भी एटलीस्ट उससे सलाह ले लो एक बार कि भाई मुझे ये दे रहा है। जी, से आपको एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में पावर लिफ्टर बनना है या बॉडी बिल्डिंग करनी है तो बात अलग है, फिर तो मतलब कि वो अलग टॉपिक है, उसकी तो अलग ही चीज है। जी, तो 99.9% लोगों को जरूरत नहीं होती। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। अगर हम नेचुरल हम तरीके से देखें, शॉर्टकट्स है नहीं इसमें, आप नेचुरल तरीके से चलें और अवॉइड दिस स्टफ, दैट व्हाट आई वुड रिकमेंड, दैट्स द बेस्ट थिंग। यस। और डॉक्टर साहब एक चीज और, अगर किसी ने ले लिया सपोज, तो दो तरह से लिया जाता है। एक बार क्या होता है, बंदा 3-4 महीने 6 महीने लिया, शॉर्ट टर्म में लिया, कुछ आजकल साइकिल्स वगैरह बोलते हैं, यंगस्टर्स वगैरह बड़े यू नो फैंसी टर्म्स आ गए हैं, उसके बाद छोड़ दिया, तो उसके साइड इफेक्ट्स जो हैं या जो स्पर्म काउंट्स वगैरह हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, और अगर होते हैं तो कितना टाइम लग जाता है? व्हाट आई नो, व्हाट आई हैव स्टडीड, की कंप्लीट रिकवरी नहीं हो पाती, लेकिन अगर जी, उसमें आप सही कह रहे हैं। अगर डिपेंड करता है कि आपने कितना डोज लिया और कब लिया। अगर आपने कोई टेस्टोस्टेरोन लिया है जो शॉर्ट एक्टिंग है या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, तो उसका इफेक्ट भी उतना ही शॉर्ट रहेगा। अब कभी कभी यही प्रॉब्लम हो जाती है, कोई जिम में आप चले गए और किसी ने आपको लॉन्ग शॉर्ट टेस्टोस्टेरोन दे दिया जो 6 महीने तक निकलता रहता है। तो डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द टेस्टोस्टेरोन व्हिच इज इंजेक्टेड, जब हम देते हैं उसकी उतना ही, उसकी हाफ लाइफ के हिसाब से उतना ही टाइम लगता है कि रिकवर करने में। अगर किसी को फॉर एग्जांपल 1 महीने का डोज दे दिया तो उसको 2-3 महीने 4 महीने में रिकवर हो जाता है। मगर आजकल नई इंजेक्शन भी हैं जो 6 महीने के लिए भी या 3 महीने के लिए भी मोर देन इनफ। कौन सा फॉल्ट है या किस रूट से दिया गया है उस पर डिपेंड करता है। जी, ओरल भी आने लग गए आजकल, ओरल जो है जल्दी वॉश हो जाते हैं, ऑफ कोर्स बॉडी में से निकल जाते हैं। जी, सही कह रहे हैं आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज और, खैर जब हम मेंस हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, अदर देन दैट एज का भी फर्क पड़ता है मेंस हेल्थ पे, आदमी के स्पर्म काउंट पे, उसके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन पे, उसके यूथ पे, वाइटलिटी पे। एज अ एक्सपर्ट, एज अ सब्जेक्ट टॉपिक एक्सपर्ट, व्हाट विल यू रिकमेंड कि आदमी को जैसे एज बढ़ती है उसको क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे उसकी हेल्थ, जिससे उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और बाकी वैसे भी ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज जो इनसे जुड़े हुए हैं वो बने रहें? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि बहुत सारे मेल्स होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है कि हमको डॉक्टर के पास जाना भी है। ये मैं बात कर रहा हूँ उन फिट मेल्स, फॉर एग्जांपल ए फिट मेल हु इज आल्सो 15 इयर्स ओल्ड, उसको भी समझ नहीं आता है कि मैं फिट हूँ कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं। यही हम अवेयरनेस देना चाहते हैं कि आपको, जैसे अगर आप फिट भी हैं, अगर आप 15 साल की उम्र में भी हैं फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, मगर आपको डॉक्टर को एक दफा जाना चाहिए दिखाने के लिए, फॉर एग्जांपल यूरोलॉजिस्ट या सर्जन। क्योंकि अब आपको मैं एज ग्रुप के हिसाब से कुछ डिजीजेस बता देता हूँ जो मेंस हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कोई बंदा है 15 साल की उम्र से, जब टीनेज ग्रोथ है 15 से 20 साल, उनमें क्या प्रॉब्लम्स होती है? उनमें वेरिकोसील्स काफी देखे गए हैं। फॉर एग्जांपल वेरिकोसील हम कहते हैं जो वेन्स जो स्क्रोटम को, टेस्टिस को सप्लाई करती हैं, वो डायलेट हो जाती हैं। और अगर वो उस उम्र में डायलेट हो जाती है और किसी डॉक्टर ने देख लिया, उसके सिम्टम होते हैं कि
दिक्कत होती है, स्क्रॉटम में आपको पेन होगी। अगर आपने दिखा लिया सही टाइम पे और आपने इलाज करवा लिया तो टेस्टिस डैमेज नहीं होती है। तो ये पता नहीं चलता है आम लोगों को, ये फिर पता चलता है जब 10-30 साल शादी करते हैं या 35 साल में शादी होती है, तो ये बचपन में ही ये प्रॉब्लम होती है। तो जो भी यंग मेल्स होते हैं उनको हमेशा वेरिकोसील चेक कराना चाहिए। ये रही बात 15 से 20 साल की उम्र में। फिर उसके बाद इसी उम्र से लेकर 20 से 30 साल और 15 से 30 साल में टेस्टिकुलर कैंसर्स बहुत कॉमन है। उसमें क्या होता है, हम रेकमेंड करते हैं कि टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। उसमें क्या होता है, जब भी आप हफ्ते में एक दफा बाथरूम जाएंगे, नहाने जाएंगे, आपको जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फीमेल्स में होता है, वैसे हम रिकमेंड करते हैं कि टेस्टीज को सेल्फ एग्जामिन करना है कि कोई छोटी सी स्वेलिंग या गांठ मत बन गई है। अगर गांठ बनी है तो एकदम डॉक्टर के पास जाएं, वेट मत करें। अगर दर्द हो गई कहीं आपको स्क्रॉटम में या कहीं, तो उसके लिए डॉक्टर को जाना जरूरी है। फिर हम आगे चलेंगे 30 से 40 साल या 30 से 40 साल, 40 से 50 साल की उम्र में। इस उम्र में आमतौर पे जो बीमारियां हमको देखी जाती है मेंस हेल्थ के सिचुएशन में, तो यही मैं समझा रहा था मिस्टर मोइन कि अगर जैसे एज वाइज से हम देखें तो अब हम बात करेंगे उस एज ग्रुप की जो 30 से 40 होते हैं। उसमें क्या आमतौर पे डिजीज जो स्टार्ट हो जाती है इस एज ग्रुप में, टेस्टिकुलर कैंसर भी है, और इसमें फॉर एग्जांपल जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, विटामिन डी डेफिशिएंसीज हो गई, बाकी विटामिन डेफिशिएंसीज हो गई, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी आजकल बहुत ज्यादा आम है। उसमें क्या होता है कि इंसान थोड़ा मोटापा आ जाता है, उनका जो वेस्ट साइज है वो मोटा हो जाता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो जाता है और शुगर की तरफ चलने लगते हैं। और हमारी इंडियन जीन्स ऐसे हैं कि ये ज्यादा कॉमन हमारे में देखा गया है। उससे मेंस हेल्थ में दोबारा असर पड़ता है, इरेक्शन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इजैकुलेशन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन उसमें आ जाता है, और बाकी डिजीजेस आ जाती हैं प्रोस्टेट की। तो आमतौर पे प्रोस्टेट, जैसे अगर मैं बात करूं 40 के बाद, अब बात करते हैं 40 to 50 इयर्स ऑफ एज, प्रोस्टेट की डिजीज भी बहुत कॉमन है। उसमें क्या सिम्टम होता है इंसान को कि वो रात को उठने लगता है पेशाब करने के लिए, जो पेशाब की धार हो जाती है वो कमजोर हो जाती है, जोर लगाना पड़ता है। और इंसान को जब 40 हो जाता है उसको समझ नहीं आता ये चीजें हो रही है उनके साथ। तो दिस इज द एज वेयर इट स्टार्ट्स। फिर 40 के बाद यही ऊपर एज जाएंगे 45-50 के ओर पे, प्रोस्टेट कैंसर भी अब शुरू हो जाते हैं। तो जो भी एज ग्रुप इसमें है 40 to 50 इयर्स ओल्ड में अगर हम कहेंगे, तो ऑलवेज यू हैव टू गो टू ए यूरोलॉजिस्ट टू गेट ए रेक्टल एग्जामिनेशन डन। उसमें हम एज ए यूरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हम प्रोस्टेट को फील करते हैं, वो हार्ड है, सॉफ्ट है, वो कुछ सवालात हम पूछते हैं जिससे हमको समझ आता है कि प्रोस्टेट की दिक्कत है। प्रोस्टेट की नहीं है तो शुगर हो गया है, रात को उठने जा रहे हैं, तो इट इज वेरी अनकॉमन है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि रात को उठ के पेशाब नहीं करना है। अगर पानी आप कम पी रहे हो रात को, उठ के पेशाब करना बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ये एक चीज से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। फिर अगर हम आगे की बात करें 50 to 60 इयर्स ऑफ एज में, तो इसमें कैंसर स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें ब्लैडर कैंसर हो गया, जो आमतौर पे कोई सिगरेट पीता है, काफी टाइम से पी रहा है, वो कॉमन हो गया। प्रोस्टेट कैंसर मैंने आपको बात किया, किडनी कैंसर हो गया, बाकी चीजें हो गई, कोलोनिक कैंसर हो गए, तो ये सब चीजें इफेक्ट हो जाती हैं। और इवेंचुअली अगर हम मेंस हेल्थ की बात करें तो मेल एंड्रोपॉज एक नई चीज हमने डेफिनेशन हो गई है कि उसमें हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन वो कम हो जाते हैं ड्यू टू हाइपरटेंशन, डायबिटीज, बाकी सिंड्रोम, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, बॉडी की प्रोडक्शन कम हो जाती है उनकी। जी, हार्मोन कम जाता है। उसको इंसान को वैसे जैसे फीमेल में ये मेनोपॉज हो जाता है, मेल में एंड्रोपॉज कहते हैं, उसमें फिर हमको टेस्टोस्टेरोन देना पड़ता है, जो हम बात कर रहे थे जो यंग में जो नहीं देते हैं, फिर इस एज ग्रुप में हमको टेस्टोस्टेरोन देना पड़ता है। This is mostly in above yes. But nowadays in India, it is male andropause is also in a young age because they already have diabetes and blood pressure at a young age from 30, let's say. Which is so ये चलता रहता है जी। और तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिगरेट ना पिए इंसान। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, शुगर चेक करे, अपना डॉक्टर के पास जाना इंपॉर्टेंट है। आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, सर्जन के पास जाएं या फिजिशियन के पास जाएं, मगर जाएं, एक साल में तो एक दफा जाना चाहिए हर एक बंदे को। तो यू रिकमेंड कि एक साल टिल द टाइम यू रीच 40 साल में एक बार एक यूरोलॉजिस्ट के पास अपना चेकअप के लिए जाना, यूरोलॉजिस्ट के पास तो जाना ही पड़ेगा। मगर आपको मैं वही समझा रहा हूँ कि
इंसान की जो आजकल जो हम स्ट्रेस दे रहे हैं दुनिया में, वो प्रिवेंटिव हेल्थ है कि आप उस स्टेज पे ना पहुंचे जहां आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े। आप प्रिवेंशन ही में कर सकते हैं। जैसे हम कोरोना की बात करते हैं, प्रिवेंशन, मास्क पहनिए, वैक्सीन लगाए, कोरोना होने ही ना दे। फॉर एग्जाम्पल यही मैं आपको समझा रहा हूँ, टेस्टिकुलर कैंसर है फॉर एग्जाम्पल, या वेरिकोसील है, अगर आप 15 साल की उम्र में ही जाके किसी डॉक्टर को चेकअप करवा लेते हैं तो वो पिकअप कर लेंगे। तो एवरी ईयर अगर आप जा भी रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो। बिल्कुल, आपको समझ है, थोड़ा सा ही टेस्ट ज्यादा नहीं होते, एग्जामिनेशन से ही समझ आ जाता है डॉक्टर को कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये सब जो सारे आपने बताए सारी चीजें प्रिवेंटेबल हैं? जी, अगर आप फॉर एग्जांपल वेरिकोसील, हम 15 साल की उम्र में अगर किसी को फॉर एग्जांपल वेरिकोसील है और वो 15 साल की उम्र में डिटेक्ट हो गया, फिर उसको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर टेस्टिस किसी का साइज डिफरेंस ज्यादा है, 4 ml से ज्यादा है, या उसकी वॉल्यूम कम हो गई है, या सीमेन एनालिसिस खराब है उस बच्चे का भी 15-16, देन यू कैन फॉलो हिम अप एवरी 6 months to 1 year। अगर आपको लगा कि 1 साल में और कम जा रहा है, फिर आप ऑपरेशन कर लें। उससे क्या होता है, उसकी कैचअप ग्रोथ हो जाती है टेस्टिस की फॉर एग्जांपल। अगर आप नहीं करेंगे, उसकी टेस्टिस वॉल्यूम और डिक्रीज होती जाती है। तो स्टडीज जो हमारी बुक्स में कहती है, वो कहती है अगर आपको यंग एडोल्सन की वेरिकोसील मिलता है और उसकी इंडिकेशन है सर्जरी की, जैसे मैंने आपको बताई, तो ऑपरेशन करने से इंप्रूव हो जाता है। फिर इसी में बात आती है टेस्टिकुलर कैंसर। ऑब्वियसली अगर आप टेस्टिकुलर कैंसर आपने पहले ही पिकअप कर लिया जब थोड़ा सा स्मॉल स्वेलिंग थी, तो आप जल्दी से उसको ट्रीट कर सकते हैं। हम जो आज आमतौर पे देखते हैं, लोग शर्माते हैं, वो शर्म आती है उनको कि मैम बताएं कि हमको कोई प्रॉब्लम है ऐसी, या मर्दा ना, आई एम ए मेल, दे शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम माय फर्टिलिटी, एक टैबू भी है बहुत ज्यादा अगर टॉपिक मतलब इसके बारे में बात करने में, और ऑफ कोर्स बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन हमें इतनी ज्यादा एक मैन के अंदर ईगो होती है कि वो ठोकरा उठा के चलते हैं अपने सर पे कि किसी को पता ना लग जाए, या छुपा के रखते हैं उनको। जो डिस्कस करनी चाहिए उसके में डिस्कस करने की जगह ना डिस्कस करके उसको और ज्यादा डिले करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो प्रिवेंटेबल टाइम से उस तक पहुंच जाती है जहां पे प्रिवेंटेबल नहीं रहता वो, या बहुत आगे बढ़ चुका होता है। जी, तो इसीलिए हम फिर देखते हैं जैसे टेस्टिकुलर कैंसर्स हैं, वो बहुत लेट स्टेज में आमतौर पे देखे जाते हैं। इंडिया में जब हम रेजिडेंसी कर रहे थे, उनका ऑलरेडी वो सब जगह मेटास्टाइज कर चुका होता था, क्योंकि उनके पास उतना सोच नहीं थी, या शर्म आती थी किसी को दबा रखा था, फैल गया वो, बता भी नहीं सकते ना, वो थोड़ा सा इनहिबिशन होता है। फैमिली को क्या बताएंगे कि हमको ये प्रॉब्लम है, तो वो चीजें हैं। तो डॉक्टर साहब, इफ आई कंक्लूड एवरीथिंग, मेरा जितना मेरी समझ में आया है कि हमें अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए। अपने जो रिप्रोडक्टिव एरिया है, अगर वहां पे कोई भी लंप है, स्पेशली टेस्टिकल एरिया में, या कोई हार्डनेस फील होती है, तो इमीडिएटली एक यूरोलॉजिस्ट के पास या अपने फैमिली मेडिसिन डॉक्टर जो आपको डॉक्टर पे रिकमेंड करें। साथ ही साथ जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, बाय टाइम यू टर्न 20-25, वंस अ ईयर वी शुड गो टू अ यूरोलॉजिस्ट टू गेट अ एग्जामिनेशन डन। एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहिए जिसमें आप वर्कआउट करें, अपना थोड़ा ख्याल रखें, अच्छा पानी पिए अच्छी क्वांटिटी में, और अपने को स्क्रीन कराते रहें। और अगर कभी आपको रात को सोते में यूरिन की या मिक्चुरेशन की या यूरिन पास करने की फीलिंग आती है, तो उसको कभी भी दबाएं ना, आप उसको ज्यादा देर तक रोक के रखें। अगर हो सके तो उसी टाइम उठ के जाएं और पास करके आएं। और अगर उसके बाद में भी कोई प्रॉब्लम है, बर्निंग सेंसेशन वगैरह ज्यादा है, या कुछ भी है, या कुछ और फील होता है, तो इमीडिएटली अपने यूरोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें। हाँ जी जरूर, दैट इज करेक्ट। डॉक्टर साहब एक सवाल और जो जिम में काफी लोग पूछते हैं, और स्पेशली इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा सवाल होता है ये चीज का, और फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन टॉक ऑन इट, बट एज यू आर मोर ऑफ अ एक्सपर्ट ऑन दिस, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा। एक सपोर्टर पहनने के लिए काफी ज्यादा कहा जाता था जब मैंने एक्सरसाइज शुरू की थी। मुझे तो स्पेशली जो जिम का कोच होते थे वो भी, घर वाले भी बोलते थे। आजकल इतना ज्यादा कम हो गया है पहले से, लेकिन सपोर्टर या लंगोट जो एक्सरसाइज में पहना जाता है, उसके बारे में आपका क्या मतलब क्या आपका ओपिनियन है इसके बारे में? इज इट वेरी नेसेसरी, और अदरवाइज व्हाट शुड बी डन टू अवॉइड एनीथिंग लाइक हाइड्रोसील और हर्निया, और डज इट प्रिवेंट एक्चुअली दोस थिंग्स? वेल, अगर देखा जाए, जैसे जब हम जिम जाते हैं तो हम जो एक्सरसाइज करते हैं उससे एक चीज होती है, जैसे अगर आप वेट लिफ्ट कर रहे हो, आपका जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जो पेट के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। उससे, जैसे आप सही कह रहे हो, 3-4 चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात है हर्निया। हाँ, अगर किसी को डिफेक्ट है उसके एब्डोमिनल वॉल में, थोड़ा वीक है वॉल, और आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तो उसको
हर्निया हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम यही कहते हैं कि अगर कोई किसी को प्रोस्टेट की तकलीफ है, वो स्ट्रेन कर रहा है, तो उसको हर्निया होता है, तो फिर उससे हम पहले प्रोस्टेट ट्रीट करते हैं, फिर हर्निया ट्रीट करते जी जी हैं। ऐसे कोई खांसी कर रहा है फॉर एग्जाम्पल ज्यादा, तो उससे भी हर्निया हो जाता है। और अगर कोई जिम जा रहा है और उसको ऑलरेडी डिफेक्ट है वॉल में, तो उससे हर्निया हो सकता है। ये पहली चीज है। दूसरा, जैसे आपने कहा वैरिकोसील की बात करते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल लंगोट नहीं पहना है या आपने स्क्रॉटल सपोर्ट नहीं किया फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपको थोड़ा सा वेरिकोसील है और आप एब्डोमिनल प्रेशर आप बढ़ाएंगे, उससे वेरिकोसील और डिस्टेंट हो जाते और हैं बढ़ और बड़े हो जाते हैं, तो और पेन हो जाती है। तो वेरिकोसील की एक ट्रीटमेंट, जैसे आप सही कह रहे हो कि वो कहते हैं कि थोड़ा स्क्रॉटल सपोर्ट करिए, टाइट रखिए उसको ऊपर की जाएगा। तरफ, ताकि वो डिस्टेंट ना हो। कई बार इतना ज्यादा टाइट कर दिया जाता है कि कुछ और भी हो जाता है। ब्लड सप्लाई रोक दी जाती है। इतना अब इतना टाइट भी नहीं करना है कि ये प्रॉब्लम स्पेशली इंडियन लंगोट जो है उसका ज्यादा होती है, दिक्कत ये। जी जी जी। और फिर रही बात तीसरी, हाइड्रोसील। हाइड्रोसील तभी होता है फॉर एग्जांपल या तो कोई प्रॉब्लम हो, तो जी कोई कनेक्शन हो इंटर एब्डोमेन, या लोकल हाइड्रोसील हो, तो उसका फिर इलाज सर्जरी होता है, उसमें कुछ आप कर नहीं सकते प्रिवेंशन के लिए। जी। मगर हाँ, वेरिकोसील का पेन प्रिवेंट करने के लिए, हर्निया अवॉइड करने के लिए इंपॉर्टेंट है आप डॉक्टर को दिखाएं। और ये हाँ, और जब वर्कआउट करें तो एक सपोर्टिव अंडरवेयर पहने, बिल्कुल यस ढीला ना पहने। कपड़े बेसिकली ढीले यस। पहने, लेकिन अंडरवेयर एटलीस्ट उस टाइम वर्कआउट के टाइम पे 1-2 घंटे के लिए थोड़ा सपोर्टिव पहने, जो नीचे तो से तो जी, सपोर्ट रहे। इसमें आप ही का काम आएगा, जैसे आप इंस्ट्रक्टर हैं तो आप जी बताएंगे करेक्ट जी, मेथड दैट्स व्हाट आई एक्सरसाइज रिकमेंड होती कि है। एक सपोर्ट जी वाला अंडरवेयर पहना जाए, बिल्कुल ढीला जी ना हो, या फिर इतना टाइट ना पहन लिया जाए कि ब्लड हम्म। सप्लाई रुक जाए और कुछ और हो जाए, एग्जैक्ट या फिर जो ट्विस्टेड एग्जैक्ट ट्विस्टेड टेस्टिकल्स बोलते हैं वो ना हो जाए कहीं। सही कह रहे हैं। नहीं, कुछ केसेस हुए हैं, आई विल नॉट लाइक टू गो ऑन डिटेल्स, बट ऐसे कुछ केसेस मेरे को भी पता लगे हैं, कुछ हुए हैं जहाँ पे इतना ज्यादा टाइट पहना था कि आदमी का चेहरा तक नीला पड़ गया। दर्द की वजह से। खैर, अच्छा, जी डॉक्टर साहब, ये तो हुई मेंस हेल्थ के बारे में बात, जो जी लाइफस्टाइल के बारे में आपने बताया। एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा वर्कआउट करना, 30-40 मिनट्स अ डे, 5 टाइम्स, 4 to 5 टाइम्स अ वीक, ये कितना हेल्प करता है आपके यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों की हेल्थ को लॉन्ग टर्म में? तो आपने सही सवाल पूछा कि अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो क्या चीजें करनी चाहिए, खासकर जैसे हम आपके फील्ड में जाएं, आपके प्रोफेशन में जाएं। एक्सरसाइज जो है, सो देखा अगर देखा जाएगा, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के हिसाब से इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। और जैसे अगर हम यूरिनरी ट्रैक की बात करें, जो मेल हेल्थ की बात करें, दीज आर ऑल सिस्टम्स ऑफ द सेम बॉडी। जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, यूरिन सिस्टम है। सो जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ खाली इस सिस्टम को हेल्प नहीं करती है, वो पूरे ओवरऑल बॉडी सिस्टम्स को हेल्प करती है। और इनडायरेक्ट, फॉर एग्जाम्पल स्टडीज कहती है अगर आप फॉर एग्जाम्पल आधा घंटा भी चलें हफ्ते में 3 दफा, जी जी। वो बहुत बेनिफिट आपको देता है। ये तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। उससे क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, आप ज्यादा खाते नहीं है, आपको कॉन्शियस हो जाते हैं कि मुझे एक्सरसाइज करनी है। तीसरी जो चीज है, उससे आपका डायबिटीज शुगर कंट्रोल अच्छा हो जाता है। इंसुलिन जो स्क्रीट होता है वो अफेक्ट करता है, मसल में अब्जॉर्प्शन उसकी अच्छी होती है। इंसुलिन तो आपको पता होगा हार्मोन होता है जो शुगर के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल होता है। बिल्कुल और उसके बाद जैसे अगर आप स्मोकिंग अवॉइड करेंगे और आप अच्छी बिल्कुल। तरह सोएंगे, 8 घंटे एटलीस्ट स्लीप करेंगे, सेम टाइम पे सोएंगे, सेम टाइम पे आप उठेंगे, और आप गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और हेल्थी डाइट खाएंगे, ऑयली फूड एक्सेसिव अवॉइड अल्कोहल करेंगे। यूसेज को अवॉइड करें। यस, ऑयल को अवॉइड करें। और सब चीजें जो आपको हम रूटीनली सब डॉक्टर्स जो कहते हैं, उससे आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छा होता है। और ये मेल हेल्थ जो है जब हम बात करें, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टडी में एक दफा कहा गया है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा अच्छी तरह इंटेंसिटी, जैसे आप कहते हैं इंटरवल ट्रेनिंग करे, फॉर एग्जांपल 2 मिनट दौड़े तेज और 3 मिनट आराम से चले, और यही साइकिल अगर करता जाए 30 से 45 मिनट्स के लिए, देखा गया है कि 48 आवर्स तक उनके जो कैलोरीज हैं वो बर्न होती रहती हैं, जी, फैट बर्न मेटाबॉलिक होता रेट रहता बना रहता है, एक हायर लेवल पे थोड़ा है। सा बना रहता जी, है। उससे मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रहता है। बिल्कुल तो बना रहता इन दिस सिचुएशन यू आर करेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो है। जी जी। मेल हेल्थ इज सेकेंडरी टू ओवरऑल हेल्थ, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। एग्जैक्टली। जी जी। अच्छे दिमाग, जो अच्छे शरीर में अच्छा दिमाग नहीं, अच्छे शरीर में अच्छी मेंस हेल्थ भी रहती है। जी जी, सही सही कह रहे हैं आप। अच्छा, डॉक्टर साहब, कुछ चीजें जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ चीजें काफी पर्सनल होती हैं, आदमी डिस्कस नहीं करना चाहता अपनी फैमिली से, या शर्माता है, तो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा ऐसी चीजें जो कि जिसपे
आदमी शर्माता है, अगर उन चीजों के लिए डायरेक्टली आपके पास आना चाहे या आपसे इंटरेक्ट करना चाहे, आपका अपॉइंटमेंट लेना चाहे, या आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन होती हैं, तो आप तक कैसे रीच कर सकते हैं? आप अवेलेबल हैं ऑनलाइन, या आपके कोई व्हाट्सएप चैनल हैं जिनसे बंदा आपसे कंसल्ट कर सकता है? ऐसे चैनल्स के थ्रू आपसे कांटेक्ट में आ सकते हैं लोग, या जिनको प्रॉब्लम है या कंसल्ट करना चाहते हैं? जी जी, मैंने जो अपना एक क्लिनिक का वेबसाइट खोला हुआ है, वो उसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे मैं हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है जिसमें आप ऑनलाइन नंबर है, मैं आपको दे सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, उससे जी जी, आप मैं कोई नीचे भी वीडियो में क्वेरी। भी डाल दूंगा आपका चैनल भी, आपका वेबसाइट भी, और व्हाट्सएप जी का नंबर भी, ताकि आपसे बात करके बाद में जूम कंसल्टेशन या जिस तरह की जी कंसल्टेशन हो आपसे बात हो सके। जी, जरूर जरूर कर सकते जी हैं। जी जी। और जैसे मैंने बताया डॉक्टर साहब, इंडिया में भी आते हैं कभी कभी, अब जैसे कोविड की वजह से शायद रिड्यूस हो गया होगा, और जी दुबई में अवेलेबल है, प्लस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप ओपिनियन चाहते हैं, या आप उसके बारे में आप डॉक्टर साहब से डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इन नंबर्स पे, इन चैनल्स के थ्रू इनका टच में आ सकते हैं। तो मैं इनका इंस्टाग्राम हैंडल, इनका यूट्यूब, सॉरी यूट्यूब नहीं है शायद, आई थिंक इंस्टाग्राम यूट्यूब हैंडल, चैनल भी है। यूट्यूब चैनल भी है, सॉरी। तो मैं इनका यूट्यूब चैनल, इनका इंस्टाग्राम हैंडल, इनकी वेबसाइट और इनका व्हाट्सएप नंबर, सारी चीजें इस जब भी वीडियो मैं एडिट करूंगा लास्ट में, तो सब चीजें मैं इन्फॉर्मेशन इसमें डाल दूंगा। थैंक डॉक्टर यू। साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम गोइंग लिटिल बिट ऑफ द ट्रैक, जस्ट टू यू नो, डॉक्टर साहब से जैसे मैंने बताया था आपको कि मेरा इंटरेक्शन सिर्फ एक पर्सन टू पर्सन ही नहीं है, आई हैव ऑल्सो ट्रेन्ड विद हिम। डॉक्टर साहब also was once upon a time, we was very busy, and कुछ साल, around two years back, right? जी 1 or 2 जी years back, तो थोड़ा सा वेट रिडक्शन डॉक्टर साहब को भी करना था। ही वाज नॉट ओबीज, आई विल नॉट कॉल, बट यस थोड़ा सा ओवरवेट होने लगे थे, एंड ही वांटेड टू बिकम मोर फिट एंड लीन। तो वी वर्कड आउट ऑन इट। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, एंड हाउ वाज द डिफरेंस बिटवीन एंड आफ्टर वर्किंग आउट विद मी अंडर माय ट्रेनिंग एंड ऑल? ये तो मैं आपका बहुत शुक्रिया गुजार हूँ कि आपने मुझे सिखाया कि फिटनेस क्या होती है। हालांकि एक चीज होती है कि डॉक्टर बहुत बिजी होते हैं, तो जी जी उसमें से टाइम निकालना, और आपने जो स्ट्रेस दिया मेरे को कि टाइम निकालना चाहिए हमको, जी जो जी। मैं कह रहा हूँ, आपने भी मुझे थोड़ा सा हेल्प किया उन चीजों में। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मिस्टर मोइन के साथ। एज यू नो, ही इज ए वेरी गुड पर्सन एट हार्ट, एंड ऑब्वियसली ही इज ए गुड trainer as well. So when we were in Dubai, so what we did was took out some time, and he gave me personal time from his schedule, जी and we used to go to the gym. So yes I found कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनका जो टेक्निक है, ये आपको बताएंगे एग्जैक्टली कि कैसे खाना है, कितना खाना है, क्या पोर्शन साइज होना चाहिए। पहले डाइट पे भी ये इंपॉर्टेंस देते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज पे नहीं देते हैं। और जी खासकर जब एक्सरसाइज की बात करें, ये तो एक्सपर्ट ही है उसमें कि किस तरीके से आपको मूवमेंट करनी है, कैसे मूवमेंट करनी है, जी किस पोजीशन में आप कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें मैंने इन्हीं से सीखी, और इन्हीं से फॉलो करके मेरा कम से कम 5-6 किलो वेट उतर गया था। तो जी आई एम वेरी ग्रेटफुल कि दिस मिस्टर मोइन हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि मैकेनिक्स क्या होते हैं, क्योंकि हर एक फील्ड में अपना एक्सपर्ट होता है। ये अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, अब हर एक चीज में फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। तो जी इनकी हेल्प से मुझे बिल्कुल समझ आया कि एक्सरसाइज कौन से पोजीशन में कैसे की जाती है, किस डायरेक्शन में की जाती है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। किसी को भी कोई अगर टिप्स लेने हैं, तो ही इज द बेस्ट गाय, आई वुड रिकमेंड हिम ऑब्वियसली। जी। नहीं डॉक्टर साहब, एक ये होता है, जैसे मैंने अपने जो क्लाइंट्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं उनको बताता रहता हूँ कि मेरे काफी क्लाइंट्स डॉक्टर्स रहे हैं, और काफी की मैंने हेल्प भी की है, लेकिन हमेशा ये रहता है कि यू कैन नॉट शूट शिट एट देम। नॉलेजेबल एक कम्युनिटी है, और सिर्फ नॉलेजेबल नहीं है, हाईली इंटेलेक्चुअल है। तो डील करना, स्पेशली उनको, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी होते हैं डॉक्टर्स, जी जी उनसे टाइम निकलवाना, वर्कआउट करना ज्यादा मुश्किल होता है। तो आई रिमेम्बर वी यूज टू गो 4 times a week, और लिटरली क्योंकि आई टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डॉक्टर अब्दुल्स हेल्थ, इनको पुल करके ले जाना पड़ता था क्लिनिक में से मेरे को, कि चलो, चलना पड़ेगा। और आफ्टर 2 weeks he started getting motivated when results started coming. And yes, सही I कह am रहे thankful कि at least he listened to me. Otherwise, he could have told me, "Listen, get lost." But yes, हैं। what I have जी always felt is that after 1 week, 10 days, people start getting motivated by seeing the results, and that is the most crucial time. बिल्कुल। जी जी।
और डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आपने टाइम निकाला मेरे सब्सक्राइबर्स को बताने के लिए कि कैसे अपना ख्याल रखा जाए, और ऑफ कोर्स योर इनपुट्स एंड योर एडवाइसेस विल हेल्प देम अ लॉट। और आज के जमाने में जब इस चीज पे बहुत अवेयरनेस की जरूरत है, तो इट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड, एंड आई थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माय सब्सक्राइबर्स एज वेल। तो थैंक यू मिस्टर मोइन फॉर इंटरव्यूइंग मी एंड डिसमिनेटिंग द नॉलेज। जो आपने जो ये कार्य स्टार्ट किया है बहुत अच्छा है, कि लोगों को पता चलना चाहिए कि इम्पोर्टेंट है मेंस हेल्थ, कितना इम्पोर्टेंट है, एंड फिटनेस। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक्स फॉर टाइम। और जल्दी ही अगर कुछ और टॉपिक्स आते हैं या कुछ क्वेश्चंस आते हैं सब्सक्राइबर्स के, तो मे बी इन फ्यू मंथ्स टाइम वी विल मीट अगेन इफ पॉसिबल, इफ यू विल बी एबल टू टेक आउट टाइम। एंड Sure. thanks a lot again for coming. Thank you. Thanks a lot.